Hello everyone, welcome to this video. Today I'll start unit 2 of metric textbook. This is the mathematics textbook of 10th class. So let's start 2.1, nature of roots of a quadratic equation. Quadratic equation के roots हमने different equations की help से find किए थे, quadratic formula यूज़ करके और radical equations को solve करके, और इसी तरह डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए थे। अब इस टॉपिक में हम उन रूट्स की नेचर को डिस्कस करेंगे, और रूट्स की नेचर को डिस्कस करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके डिस्क्रिमिनेंट को हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें a और b और c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखी जा सकती है, और इसके दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसको लिखा जा सकता है ये सोल्यूशन को। अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, बट ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ को चेक करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से 41 आएगा जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा इस इक्वेशन का। सिमिलरली इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए abc लिखेंगे और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -3। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने कहा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास रूट्स इस फॉर्म में आएंगी और उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना बनाए तो रूट्स हमारे पास इरेशनल और अनइक्वल होंगी। और अगर ये इक्वल्स टू 0 आएगा डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास रूट्स रियल होंगी और इक्वल रूट्स होंगी। और अगर ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगी, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हमारे पास आ जाएंगे। डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 गिवन है, इसमें यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट find the nature of the roots of following equations and verify the results by solving the equations। हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, हमने उनकी नेचर बतानी है रूट्स की क्या होगी यूजिंग द डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। उसकी हेल्प से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसका आंसर आएगा 5। 5 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है रूट्स हमारी इरेशनल और अनइक्वल होंगी। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज़ करते हुए सॉल्व किया तो हमारे पास दो रूट्स आई। पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बताया कि हमारे पास जो रूट्स आएंगी वो इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। फिर उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया तो हमारे पास दो अनइक्वल और इरेशनल रूट्स आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यूज़ को लिखेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव हो गया।
देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इमेजिनरी होंगी और अनइक्वल होंगी। अब हम इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इसकी रूट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसकी रूट्स फाइंड की, जो कि हमारे पास दोनों अनइक्वल आ गई और इमेजिनरी आ गई। -7 स्क्वायर रूट में लिखा गया है, इसीलिए ये स्क्वायर रूट 7 आयोटा लिखा जाएगा। तो ये दोनों रूट्स हमारी इमेजिनरी हो गई। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है आयोटा इंटू 7/4 वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इसमें भी ए बी सी की वैल्यू से हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, वो 0 आ गया। इसका मतलब हमारी रूट्स इक्वल आएंगी और रियल आएंगी। तो इनकी रूट्स को फाइंड किया, हमारे पास -4 दोनों इक्वल रूट्स आई और ऑल्सो ये रैशनल भी हैं। 7x² + 8x + 1 = 0। ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट लिया और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी है प्लस ये पॉजिटिव भी है। कोई भी स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास रूट्स रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। इसकी रूट्स फाइंड की बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो -1 और -1/7 आ गई। इसका मतलब है रूट्स रैशनल है और अनइक्वल है। हम रूट्स की नेचर को यूज़ करते हुए किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आर इक्वल इफ़ के इज़ नॉट इक्वल्स टू -3। अब हमें ये इक्वेशन की रूट्स बताया गया है कि ये इक्वल है, तो हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास के की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो -1 और -2 आएगी। तो हमारी रूट्स इक्वल तब होंगी जब के -1 और -2 हो, जबकि के -3 नहीं हो सकता। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए के इज इक्वल्स टू -2 और -1 होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है और उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x हमारे पास गिवन है 1 पावर 1/3, तो हम इसका क्यूब रूट लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू x³ इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद देखा ये a³ - b³ का फॉर्मूला हो जाएगा ओपन, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन से आएगा और x की 2 वैल्यूज़ इस इक्वेशन से आ जाएंगी। और इसी तरह से हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ जाएंगे। 1 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 एंड -1 - आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब इसमें एक चीज़ ये है 1, और अगर ये हम इसको ओमेगा के इक्वल करें तो दूसरी वाली रूट ओमेगा स्क्वायर होगी, लेकिन अगर हम इसको ओमेगा के इक्वल करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। 1 तो सेपरेट है, ये इमेजिनरी रूट्स में एक दूसरे की स्क्वायर होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि एक रूट अगर ओमेगा होगी तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर होगी। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आर दिस एंड दिस, और अगर हम इसका स्क्वायर लें तो वो दूसरी रूट बनाएगा और इसका स्क्वायर लें तो वो ये वाली रूट को जनरेट करेगा। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, इसीलिए हम रूट्स को हमेशा लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 3 विच इज़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन दूसरी वैल्यू फिर ओमेगा स्क्वायर की होगी। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अब क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगी। 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको मल्टीप्लाई करें
1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसको याद करके हम बाद में डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, इसीलिए इसको याद करें। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अगर हम तीनों का प्रोडक्ट लें तो वो 1 के इक्वल आएगा, और ये उसका प्रूफ भी है। प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है, जो कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, लिखा जा सकता है। तो ओमेगा हमारे पास हो जाएगा रेसिप्रोकल दूसरे वाले रूट का। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर भी रेसिप्रोकल होगा दूसरे वाले रूट का। अब तीनों को सम करें तो हमारे पास 0 आएगा। क्यूब रूट्स को प्रोडक्ट करें तो 1 आएगा, और अगर इनका सम करें तो वो 0 के इक्वल आएगा। 1 इसको ओमेगा कह दें और इसको ओमेगा स्क्वायर, और इनको सम करेंगे तो वो सिंपल एलसीएम वाले मेथड से 0 आ जाएगा। ये भी एक इक्वेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ये 3 इक्वेशंस इजीली डिड्यूस कर ली। इनको यूज़ करेंगे नेक्स्ट। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी टू सॉल्व अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स। अब हम ओमेगा की पावर्स को, हायर पावर्स को सॉल्व करने के लिए इस तरह से उनको रिड्यूस करेंगे पावर कि वो ओमेगा क्यूब बन जाए, ओमेगा क्यूब की कोई पावर बन जाए। क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, तो हम उसकी हायर पावर्स को भी इस तरह से रिजोल्व करेंगे कि वो ओमेगा क्यूब की कोई ना कोई पावर बन जाए। जैसा कि यहाँ पे ओमेगा 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसकी टोटल पावर को कैलकुलेट करें तो वो ओमेगा 7 के इक्वल ही होगी, और इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हमारे पास ओमेगा आएगा। सिमिलरली ओमेगा 23 इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू 3 विच इज़ 21 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 21 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 23। इसको रिजोल्व किया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आया। सिमिलरली हम ओमेगा, किसी भी ओमेगा की पावर को इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि वो हमारे पास ओमेगा क्यूब बन जाए और वो आगे से आंसर 1 दे दे। पावर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ ओमेगा क्यूब चाहिए और वो 1 के इक्वल है। आइडेंटिटी एक इक्वेशन है हमारी। एग्जाम्पल 1, हमने इवेलुएट करना है इन दो टर्म्स को। अब हम देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स हमारे पास बेसिकली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, लेकिन इसमें ओवर 2 मिसिंग है, इसीलिए हम इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। याद रखिए, अगर कभी भी हमें किसी भी टर्म में, कोई इक्वेशन में कोई भी वैल्यू रिक्वायर्ड हो तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं, और अगर हमें उसके क्वोशंट में कोई वैल्यू चाहिए तो हम उससे प्रोडक्ट भी करवाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड करवाया 2 से, लेकिन साथ ही उससे मल्टीप्लाई भी करवाया, क्योंकि कैंसिल होने के बाद ये हमें सेम इक्वेशन ही देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब ये ओमेगा बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। इनकी पावर्स को रिजोल्व किया, ओमेगा क्यूब में लेके आए। हमारे पास इसका आंसर है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो हमारा टोटल आंसर -256 हो गया। सिमिलरली इस एग्जांपल में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसमें ओमेगा की प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू -1, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास सिंपल ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से हम किसी भी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। Roots and coefficients of a quadratic equation. We know that these two are the roots of equation ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b are coefficients of x square and x respectively and c is the constant term.
हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके ये दो रूट्स हैं जिनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। और ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स हैं। बी का एक्स का कोफिशिएंट है बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, और सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम रूट्स के दरमियान रिलेशन डिफाइन करने लगे हैं। हम एक रूट को अल्फ़ा का नाम देंगे और दूसरे को बीटा का नाम देंगे। देन वी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी ओवर ए, और इनकी प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा तो वो हमारे पास आएगा सी ओवर ए। इसी तरह किसी भी इक्वेशन को रूट्स गिवन हो और उनके दरमियान रिलेशन गिवन हो रूट्स का, तो हम उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं इन दो फॉर्मूला की हेल्प से, माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए। और इनको याद करने का तरीका, सम इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन। अगर सम है तो साथ नेगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में सेम है, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट में आएगी और सम में कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा। अब हम इन दो फॉर्मूलाज को यूज़ करके डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट। इन इक्वेशंस के रूट हमें विदाउट सॉल्विंग इनके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा। उनको फाइंड करने के लिए उनका सम फाइंड करेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन था माइनस बी ओवर ए। अब b हमारे पास x का कोफिशिएंट है जो कि माइनस 5 है, और a हमारे पास 3 है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकल आएगा 5 ओवर 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला c ओवर a, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे 7 ओवर a यानी कि 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे विच इज 7/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इस एग्जाम्पल में भी सिमिलर मेथड से हम इसकी प्रोडक्ट और सम को फाइंड करेंगे। टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें कोई अननोन वैल्यूज भी हैं जिनको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उन्हें प्रोडक्ट और सम के फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल 1 में हमारे पास एज की वैल्यू को हमने फाइंड करना है और सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है कि वो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये 3 टाइम्स होगा प्रोडक्ट से जो कि अल्फ़ा बीटा होगी इस इक्वेशन के। अब अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट्स हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन की हेल्प से बी और ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास गिवन है सी बाई ए और उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 3 टाइम्स है, इसीलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -1। तो इसी तरह हम किसी भी अननोन को किसी भी इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। अब फाइंड p if the sum of the square of roots of the equation is unity। इसमें हमारे पास गिवन है कि sum of square of roots यूनिटी है, यानी कि सम तो होगा लेकिन वो स्क्वायर का होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, सम के फॉर्मूला से अल्फा बीटा प्रोडक्ट के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। उसके बाद इसको
इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इस इक्वेशन में हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, इसको अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे हमारे पास p की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 फॉर्मूलाज एंड द इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन। टू रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। अब एज को फाइंड करना है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स डिफर बाय 3, हमारे पास अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा उससे 3 टाइम्स लेस है, डिफर है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा, इसीलिए हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड अल्फा -3 बी द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन हम इनका प्रोडक्ट और सम फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा -3। अब यहाँ पे बीटा इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने 2 रूट्स अल्फा और अल्फा -3 लिए। जब हम अल्फा और अल्फा -3 लेंगे तो इन्हीं को ऐड करेंगे और इन्हीं का प्रोडक्ट भी लेंगे, जिससे हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब अल्फा की वैल्यू को इस इक्वेशन में से इसमें पुट करेंगे। इसी तरह सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी +-7। हम किसी भी एक टर्म में से अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे और दूसरी टर्म में पुट कर देंगे, किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। रूट सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा is equals to 7 where alpha beta are the roots of a given equation. Find p if the roots alpha beta of the equation satisfy relation 2 alpha plus 5 beta is equals to 7। अब हमारे पास गिवन है एक इक्वेशन, उसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, और हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे 2 रूट्स। तो अल्फा बीटा रूट्स की हेल्प से हम पहले प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स निकालेंगे -b/a से, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और इन दोनों इक्वेशन को गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम यहाँ से वैल्यू ऑफ बीटा निकालेंगे। बीटा की वैल्यू आएगी 5 - अल्फा, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब ये पूरी इक्वेशन अल्फा में चेंज हो जाएगी, इसका मतलब हमारे पास अल्फा का आंसर आ जाएगा। अल्फा के इस आंसर को हम बीटा में पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा की इक्वेशन से बीटा का भी आंसर आ जाएगा। हम किसी भी 2 वैल्यूज़ को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में चेंज हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे बीटा की वैल्यू को पुट किया तो पूरी इक्वेशन हमारे पास अल्फा में चेंज हो गई और एंड पे आंसर हमारे पास अल्फा बीटा दोनों का आया। अब अल्फा और बीटा का आंसर चूंकि गिवन है, मिल गया है हमें, तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हमने फाइंड तो p करना था ना, इसीलिए हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास p आ जाएगा -6। बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी गिवन नंबर के इक्वल होंगे और उसको यूज करते हुए हम किसी भी वेरिएबल को फाइंड करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एग्जाम्पल 5, फाइंड m if sum and product of roots of the equation is equal to a given number, say lambda. This is any arbitrary number lambda. हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स, उनका सम और प्रोडक्ट एक इस नंबर के लैम्डा के इक्वल है और हम m को फाइंड करेंगे। अब सपोज किया अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो उनका सम फाइंड किया और उनका प्रोडक्ट फाइंड किया। ये दोनों चूंकि लैम्डा के इक्वल थे तो इन्हें लैम्डा के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, इसी से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2m - 7 इज इक्वल टू 3। ये 5 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो m हमारे पास 5 आ जाएगा। अल्फा बीटा लैम्डा के इक्वल थे और अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल थे, तो इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2m-7/5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 3/5। इन दोनों को इक्वल करके सिंप्लीफिकेशन से हम m का आंसर फाइंड करेंगे जो कि 5 आएगा। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमेट्रिक तब होगी जब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दें लेकिन हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन में चेंज ना आए, तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन सिमेट्रिक होगी। अब सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड are such that the value of expressions involving them remain unaltered when roots are interchanged। मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन अगर हम इस फंक्शन में अल्फ़ा की जगह बीटा ले लें और बीटा की जगह अल्फ़ा ले लें तो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। f ऑफ बीटा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फ़ा बीटा के आएगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि हमने इसकी रूट्स को इंटरचेंज किया, तो लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन अनअल्टर्ड रहा। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव साइन इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1। Also find the value of alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta if alpha is equals to 1 and beta is equals to 2। अब हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें अल्फा भी गिवन है और बीटा भी गिवन है और अगेन हमें वही इक्वेशन गिवन है लेकिन अल्फा बीटा को हमने इंटरचेंज किया। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, हमारा आंसर 15 आया। लेकिन जब हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया हमारे पास अगेन सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर 15 आया। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है अल्फ़ा बीटा में, क्योंकि इसमें रूट्स को इंटरचेंज करने से हमारे पास आंसर में कोई चेंज भी नहीं आया। Evaluate a symmetric function of roots of quadratic equation in terms of its coefficients. If alpha beta are the roots of quadratic equation, then अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा गिवन है सी ओवर ए। अब इनको यूज़ करते हुए हम मज़ीद इनको भी सोल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ये भी हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस हैं कोई से भी दो वेरिएबल्स में अल्फ़ा बीटा में। एग्जाम्पल 1, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अल्फा बीटा उसके दो रूट्स हैं, तो हमने इवेल्युएट क्या करना है, ए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो हम अल्फा और बीटा को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास हम देख सकते हैं इसमें अल्फ़ा बीटा को कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगी। इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। सिंपली हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, उसमें ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर का ए है और एक्स का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 है। इनको लिखने के बाद हम इनके सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट का सी ओवर ए। तो इनके बाद हम इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको प्लस भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये इतना पोर्शन हमारे पास फॉर्मूला बना देगा, स्क्वायर को कंप्लीट कर देगा।
और बाकी में हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -7/4। ये आंसर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का है। अब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को सिंप्लीफिकेशन से हमने एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा, ऊपर आया बीटा प्लस अल्फ़ा। अब न्यूमरेटर को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखा जा सकता है, और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू की, तो हमारे पास आंसर आया -3/4। इसी तरह हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूला से उसकी ये कोई भी इक्वेशन को इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If alpha and beta are the roots of required quadratic equation, x is equals to alpha and x is equals to beta. X minus a is equals to 0, x minus alpha is equals to 0, x minus beta is equals to 0. इस अल्फ़ा को और बीटा को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद इन दोनों की प्रोडक्ट ले ली, वो भी इक्वल्स टू 0 आएगी, क्योंकि ये अलग-अलग भी दोनों 0 के इक्वल थे। इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। अल्फ़ा बीटा कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी और एक्स का कोफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। अब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं इसके रूट्स को यूज़ करते हुए और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। हमने सम ऑफ रूट्स को नाम दिया s का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को नाम दिया p का। s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, p इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। जैसे कि ये एग्जांपल है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 and 4। अब हमारे पास कोई भी रूट्स गिवन होंगे दो, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाएगा, तो हम ये फॉर्मूला ये इक्वेशन यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। जैसा कि 3, 4 दो रूट्स थे, तो इनका सम ऑफ रूट्स आया हमारे पास 7 और प्रोडक्ट हमारे पास आया 12। अब इस इक्वेशन में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास 7 है तो -7x और प्रोडक्ट हमारे पास 12 है तो +12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। Similarly, quadratic equations whose roots are of the type 2 alpha plus 1 2 beta plus 1। अब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है लेकिन उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं है, इस फॉर्म में है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, और अगली इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली ये दो रूट्स गिवन है, इनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। Example 2. If alpha beta are the roots of equation, form quadratic equations having roots these roots। तो पहले वाले में हम 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, हमारे पास इस क्वेश्चन में ये अल्फ़ा का रूट ये अल्फ़ा का रोल प्ले करेगा और ये बीटा का। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और सम फाइंड करेंगे। अब सम ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास होगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। वो जो दो रूट्स गिवन थे उनको सम करेंगे, उनका आंसर इस 5/2 के इक्वल होगा। और आगे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अगेन उन्हीं दो रूट्स को लेके हमने प्रोडक्ट फाइंड किया और इसमें वैल्यूज पुट की अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की, जिस तरह इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट और सम आ गए। अगेन हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह इन बाकी एग्जांपल्स में भी हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे इक्वेशन की हेल्प से। उसके बाद उनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। Example 3. Alpha beta are the roots of equation
देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उसके दो रूट्स बताए गए हैं अल्फा बीटा, और हमसे कहा गया कि इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स हों 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं 2 अल्फा 2 बीटा, उनका सम फाइंड करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगेन उनका प्रोडक्ट और सम का वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। इसमें s की और p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली एक प्रोसेस है क्वोशंट को और रिमाइंडर को फाइंड करने का। इसमें हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास क्वोशंट आ जाता है और रिमाइंडर आ जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में गिवन है, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 5x4 माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, और इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 से, यानी हमारा डिवाइज़र इसमें होगा x माइनस 2। अब इसको लिखने का तरीका, p ऑफ x हमारे पास गिवन है 5x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, और इसको डिवाइड हम जिससे करेंगे डिवाइज़र हमारे पास होगा x माइनस 2। अब इस डिवाइज़र से हम अपना a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये इक्वल होगा बेसिकली x माइनस a के, तो इसमें हमारे पास a आएगा 2, यानी कि हम 2 से डिवाइड करेंगे अपनी इस पॉलिनोमियल को। इस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये है कि हम हायर पावर से लोएस्ट की तरफ जाएं विदाउट स्किपिंग एनी पावर ऑफ x। तो इस पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है 5x4 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब कि उसका कोफिशिएंट 0 है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0x स्क्वायर। आगे x का कोफिशिएंट गिवन है माइनस 3x, कांस्टेंट टर्म भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म भी इस पॉलिनोमियल में 0 है, और उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब डिवीजन का तरीका, सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को एक रो में लिखेंगे 5, 1, 0, माइनस 3 और 0, और जो हमारा डिवाइज़र है 2 उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करने का तरीका ये है कि हम 5 को एज इट इज़ लिखेंगे फर्स्ट टर्म को, उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, 10 को नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड किया तो 11 आया। अब अगेन हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 22 आया। अगेन हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास जो आंसर आता जाएगा हम उसको अपने डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट के नीचे लिखते जाएंगे। जैसे 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 44 लिखा, तो इसमें से हमें ऐड करने के बाद मिला 41। अब इसको मल्टीप्लाई किया 41 से अगेन तो हमारे पास आएगा 82। इन दोनों को ऐड करने से आया 82। अब चूंकि हमारे पास पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 थी, इसका मतलब है कि हमारे क्वोशंट की हाईएस्ट पावर होगी 4 में से एक लेस कर देंगे तो हमारे क्वोशंट की हायर पावर बन जाएगी जो कि 3 है। क्वोशंट को लिखने का तरीका, ये जो वैल्यू आएगी रो, ये हमारा क्वोशंट है जिसमें से इसकी x की हायर पावर जो है वो 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 5x क्यूब प्लस, माइनस नहीं है तो हम इसके दरमियान में एडिशन साइन लिखेंगे 11
एक्स स्क्वायर प्लस 22x, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। हम इसी तरह से पावर को डिक्रीज करेंगे अंटिल हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ये हमारे पास क्वोशंट बनेगा और रिमाइंडर हमारे पास होगा 82। जो वैल्यू हमेशा लास्ट पे बचे उसको रिमाइंडर कहेंगे। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 82 आया और क्वोशंट हमारे पास ये पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट करेंगे और क्वोशंट को q ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। आप अपनी आसानी के लिए एरोज यूज़ करें। 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, फिर अगेन 11 इंटू 2 22, फिर 22 इंटू 2, फिर 41 इंटू 2, उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और वैल्यू गिवन हो, ए की वैल्यू को, मतलब हमारे पास अगर x प्लस 2 होता तो इस केस में हमारा a, इसको इससे कंपेयर करते तो हमारे पास a की वैल्यू आनी थी -2। इन साइंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारे पास जनरल टर्म x माइनस a है, इससे कंपेयर करने के बाद हमारे पास डिवाइज़र आएगा। सिमिलरली ये भी एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स की और उनकी डिवीजन की। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमने इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करना है। अब इस केस में हमारे पास +1 है तो हमारा a हो जाएगा -1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -1। हम -1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए अगेन इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे और हमारे पास देखा जा सकता है x क्यूब का कोफिशिएंट 0 होगा। सिमिलरली x का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म 15 होगी। अब -1 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 1 को फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1, इनको ऐड करेंगे -1 आएगा, फिर इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर ऐड किया तो 0 आया, फिर प्रोडक्ट किया तो 0 आया, 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आया और अगेन एंड पे हमारे पास रिमाइंडर आएगा 15। अब हमारे पास पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 थी तो क्वोशंट की हाईएस्ट पावर 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3 होगी। हम 3 से पॉलिनोमियल लिखना शुरू करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, ये x की वैल्यू कोफिशिएंट था और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट था। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ क्वोशंट में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 15 आएगा। अब इसी तरह ये डिवीजन का फॉर्मूला डिवीजन का पूरा मेथड यूज़ करते हुए हम किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में गिवन है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 1। हमें ये गिवन है कि h की वैल्यू को फाइंड करना है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास 1 है। पॉलिनोमियल का जीरो तब होगा जब उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ही उसी को कहते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया। 3, 4 और -7h, इसको 1 से हमने डिवाइड किया। 1, इसको 1 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास गिवन था ये 0 पॉलिनोमियल है, मतलब रिमाइंडर 0 देगी। तो 3 इंटू 1 3, ये 7 हो गया और ये 7 इंटू 1 7, इसको हम 7 - 7h लिखा। अब रिमाइंडर हमारे पास आया 7 - 7h। सिंस 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल therefore remainder is equals to 0, that is this remainder equals to 0 और हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 1। Find the value of unknowns if the factors of polynomial are given। अब हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स गिवन है और किसी भी अननोन की वैल्यू को फाइंड करना है। एग्जाम्पल 4, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ L and M if x - 1 and x + 1 are the factors of polynomial p of x
एक्स क्यूब प्लस 3l एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 1। अब हमने इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स गिवन है जिनको यूज़ करते हुए हमने एल और एम की वैल्यू को फाइंड करना है, और मेथड हमारे पास गिवन है कि सिंथेटिक डिवीजन का होगा। अब इक्वेशन किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स वो होंगे जिनको अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो उस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाए, यानी रिमाइंडर वो ज़ीरो दे दे। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो होगा अगर वो नंबर हम उसमें पुट करें, उससे सिंथेटिक डिवीजन करें उस पॉलिनोमियल की, तो हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाए। जैसा कि यहाँ पे x1 और -1 गिवन है, अगर इन दोनों को हम डिवाइज़र लेके चलें इस पॉलिनोमियल के तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। उसी की हेल्प से हम l और m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब पहले x = 1 के लिए हमने किया, हमारा डिवाइज़र 1 है और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को इस तरह से लिखा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 3l। अब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो l भी उसमें लाजमी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसके साथ कोई भी और वेरिएबल हो वो उसके कोफिशिएंट में ही काउंट होगा, इसीलिए 3l लिखा। x का कोफिशिएंट m था और कांस्टेंट टर्म हमारे पास -1 थी। अब अगेन इसको सिंथेटिक डिवीजन से हमने सोल्व किया तो रिमाइंडर आया 3l + m। लेकिन हमें तो गिवन है कि x - 1 जो है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इस पे पॉलिनोमियल का आंसर अगर डिवाइड करें तो ज़ीरो आना चाहिए था। तो 3l + m = 0 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब सेम दूसरे फैक्टर को यूज़ करते हुए हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड की, इसका भी रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो ही ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड किया, हमारे पास आएगा 1 और 2 को ऐड करने से m कैंसिल हो जाएगा और दोनों इक्वेशन में सिर्फ l की वैल्यू बच जाएगी। 6l - 2 = 0 आएगा। हम इससे l की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको अगेन हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने इन दो इक्वेशंस को देखा, इनकी हेल्प से l और m को फाइंड किया, साइमल्टेनियसली इनको सोल्व किया। सोल्व अ क्यूबिक इक्वेशन इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन। अब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन से और इसका कोई ना कोई एक रूट हमारे पास गिवन है। जैसा कि 3 इस क्वेश्चन में 3 गिवन है कि 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइज़र में लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन 3 - 11 5 3। सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करने के बाद कोशेंट आएगा, उसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं। जो भी हमारे पास कोशेंट आता है वो इस इक्वेशन का फर्दर आगे कोशेंट होगा ना, इसीलिए वो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी। तो वो हमारे पास 3x² - 2x - 1 = 0, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल की और इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 थी, इसीलिए कोशेंट की हाईएस्ट डिग्री 2 आई हमारे पास। फिर आगे इसके फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बनाएंगे और x की कोई सी दो इक्वेशंस को फाइंड किया। हमारे पास प्रोडक्ट = 0 है, तो आइदर दिस टर्म = 0 और दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। दोनों एक टाइम पे 0 नहीं होंगी। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसका मतलब 3 हमारे पास गिवन था, x की दो वैल्यूज और हमने फाइंड की, तो ये तीनों हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे। इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे ये हमें उसकी हाईएस्ट पावर से पता चलेगा। जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 थी, x³ था, तो इसके 3 रूट्स निकले। अगर x 4 होगा तो उसके 4 रूट्स होंगे। सिमिलरली x की जितनी वैल्यूज आती जाएंगी उसमें उसके उतने रूट्स ही निकलते जाएंगे। Solve a biquadratic equation if two of the real roots of equation are given। अब हमारे पास biquadratic equation given है, तो हमने उसके रूट्स को फाइंड करना है। 2 रियल रूट्स उसके ऑलरेडी गिवन होंगे। हम अगेन सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए बाकी के रूट्स भी 2 फाइंड करेंगे। अब इसमें x की पावर 4 है हायर, तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन के टोटल 4 रूट्स होंगे।
हमारे पास दो रूट्स गिवन है, -2 और 6। तो इनको यूज़ करते हुए पहले सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो -2 से किया, -2 को डिवाइज़र रखा और ये क्वोशंट हमारे पास आएगा। नेक्स्ट जब हम 6 को करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी जाएगी, ना कि ये इक्वेशन। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे 6 से भी स्टार्ट किया जा सकता था, लेकिन हमने -2 से स्टार्ट किया। ये इसके दो रूट्स हैं, तो -2 से क्वोशंट फाइंड किया, फिर अगेन 6 को यूज़ किया, तो हमारे पास 1 एज इट इज़ 6 × 1 = 6। हमारे पास ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई x² में। ये x² इसलिए आया क्योंकि हाईएस्ट हमारे पास पावर 4 थी। एक बार उसको सिंथेटिक डिवीजन से किया तो वो x³ में कन्वर्ट हो गई, और अगर दोबारा उसको किया तो वो x² में हो गई। यानी हम उसको जितनी बार डिवाइड करते जाएंगे हमारी इक्वेशन के हाईएस्ट पावर 1 रिड्यूस होती जाएगी। और लास्ट पे x² + 4x - 21 = 0। इसको सिंपल हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे और x की मज़ीद दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, -7 और 3। अब हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन के 4 रूट्स आ गए। -2, 6 गिवन थे और 3 और -7 हमने खुद से फाइंड किए इसके रूट्स। Simultaneous equations. A system of equations having common solution is called a system of simultaneous equations. मतलब हमारे पास कोई सी दो इक्वेशंस गिवन हो तो उनका कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस होगा। System of simultaneous equations. A system of equations having a common solution is called a system of simultaneous equations. मतलब हमारे पास कोई सी दो इक्वेशंस गिवन हो तो हम उनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड, और हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। Solve a system of two equations in two variables, which one equation is linear and the other is quadratic. अब हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर है और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो ये सिंपल सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को फाइंड करें, मतलब सेपरेट करें, बाकी दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, उससे आगे फैक्टराइजेशन करें और x की दो वैल्यूज़ को फाइंड करें। x की ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी इनको अगेन y की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम x की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 9 विच इज़ इक्वल्स टू -5। और अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 1। तो सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा 3 - 5 और -1 और x की वैल्यू 1। When both the equations are quadratic. अब दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 2 में से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन बनेगी। हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए 1 को और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन किसी दो वेरिएबल्स में आ जाए। 4x - 2y = 2 आएगा और हमारे पास इसको फर्दर आगे से 2 को कैंसिल करके 2x - y = 1 आएगा। अब इसमें से y को हमने सेपरेट किया, इस y की वैल्यू को अगेन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरी इक्वेशन हमारी x में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो x की दो रूट्स आएंगी फैक्टराइजेशन से और उसके बाद x की दोनों वैल्यूज़ को अगेन y में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास दो पेयर्स आएंगे -1 - 3 और 7/5 और 9/5। ये दोनों पेयर्स सोल्यूशन सेट में जाएंगे और ये दोनों पेयर्स को अगर हम इन इक्वेशंस में पुट करें तो ये दोनों साइड्स को सेटिस्फाई भी करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन। सिमिलरली ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 3 से और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद y कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन हमारी x में ट्रांसफॉर्म होगी, x के दो रूट्स निकल आएंगे और उनकी दोनों वैल्यूज़ को y में सब्स्टिट्यूट करके y की दो वैल्यूज़ आएंगी तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इस तरह से आ जाएगा।
सिमिलरली ये भी एग्जांपल उसी तरह से सॉल्व की गई है। इस एग्जांपल्स का सेम टू सेम मेथड वही है, हम फैक्टराइजेशन करते हैं और रूट्स फाइंड करते हैं, अगेन उनको दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में और हमारे पास एक्स वैल्यू के दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब एग्जांपल 1 में गिवन है 3 लेस देन अ सर्टेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9 लेस देन ट्वाइस द नंबर इज 104। मतलब हमें एक नंबर गिवन है x, सर्टेन नंबर हमने सपोज किया कि x है, वो 3 टाइम्स लेस भी है, x माइनस 3 होगा और उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 9 लेस देन ट्वाइस द नंबर, यानी नंबर हमारे पास x था तो ट्वाइस द नंबर 2x हो गया और 9 उसमें से लेस देन है तो 2x माइनस 9 होगा। यानी इसमें एक इक्वेशन गिवन है इतने पार्ट में और इतने पार्ट में दूसरी इक्वेशन, और ये गिवन है कि मल्टीप्लाई करने से उनको हमारे पास 104 आ रहा है, हमने x फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट हमने सपोज किया नंबर हमारे पास x है, फिर इन दोनों की इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने इनको प्रोडक्ट किया तो ये आंसर भी हमारे पास गिवन था। इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे। यही दो नंबर्स हम फाइंड कर रहे थे, जिनको सम करें तो 104 आ जाए। हम इन दो नंबर्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद इनको इक्वेशन में पुट करके देखेंगे इनकी प्रोडक्ट में, तो ये 104 के इक्वल आएगा। सिमिलरली ये एग्जांपल्स भी इसी तरह। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 6 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 20। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सपोज करेंगे कि वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हमेशा एक्स वाई होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में। कोऑर्डिनेट्स में एक्स भी कोऑर्डिनेट आएगा और वाई भी आएगा, इसीलिए एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट होंगे, पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर। वो हमें उनका सम गिवन है कि वो 6 है और उनके स्क्वायर्स का सम गिवन है वो 20 है। हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज 6 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20। अब इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू लेंगे क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर में से y की या x की कोई भी वैल्यू को आप ले सकते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल में इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फिर उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी। इन दो वैल्यूज़ को अगेन y में पुट करेंगे तो हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी इनके कोरिस्पॉन्डिंग, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होंगे 4 2 और 2 4। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ये दोनों डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं क्योंकि 4 2 के इक्वल नहीं है और 2 4 के इक्वल नहीं है। और इसी तरह चैप्टर 2 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगी। टिल देन रीड द चैप्टर एंड आस्क मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।